हेलो स्टूडेंट्स, अपन सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। अपने टोटल 12 पार्ट पढ़ लिए थे और लास्ट में अपनी पॉलिटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। आज पार्ट नंबर 30 जो है उसके अंदर हमने जो लास्ट पॉलिटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्रासरण। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्रासरण जो होता है, जो नेचुरल जो प्रासरण प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उससे रिवर्स में क्या किया जाता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस करवाई जाती है। यानी अपन जब ऑस्मोसिस की बात करते हैं जब अपन ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी सॉल्वेंट होता है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, अपने इसके अंदर एक क्या लिया, सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर एक क्या लिया, अपने जो सॉल्वेंट लिया, क्या लिया, सॉल्वेंट। इसमें तो क्या लिया, सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। ठीक है, अब जब इसके अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, यहाँ पे अपने क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया, अब पागल में झिल्ली लगा दी। ठीक है, इसके अंदर तो क्या है, ओनली सॉल्वेंट है और इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो होते हैं वो किधर जाएंगे, जहाँ पे अपनी कंसंट्रेशन हाई होगी वहां से अपनी जो कंसंट्रेशन लो होगी उस और क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर तो क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट भी है प्लस क्या है, सॉल्वेंट है। इसलिए इसके अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है, कम है, क्योंकि इसके अंदर साथ में क्या मिला हुआ है, सॉल्यूट भी मिला है और इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर सॉल्वेंट के अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो नेचुरली अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो इस सॉल्वेंट से ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल वो किधर जाएंगे, इधर सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर तो क्या आंसर है, सॉल्यूशन है और इसके अंदर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अब ये इसको तो हम क्या बोलेंगे, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलेंगे। लेकिन जब रिवर्स ऑस्मोसिस करवाते हैं, प्रतिलोम प्रासरण करवाते हैं, तो जो सॉल्यूशन साइड जो होते हैं उसके और क्या लगाते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं किस और, सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर अगर हम एक्स्ट्रा प्रोसेस लगाएंगे तो ये नेचुरली जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो तो किधर होगी, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर हो रही थी। लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी यहाँ से अपन पिस्टन के द्वारा कोई प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने पर ये प्रोसेस जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स होने के बाद में हम यहाँ पे क्या आएंगे, इसके अंदर क्या है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे वो किधर आ जाएंगे, इस ओर आ जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, प्रतिलोम प्रासरण हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। ये इसको शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं, आरओ। तो आरओ जो होता है जिससे हम क्या करते हैं, फिल्टर वाटर जो प्राप्त करते हैं, या जो साल्ट वाटर होता है उससे अगर हम साल्ट को अलग करते हैं तो कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, आरओ, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो साल्ट वाटर होता है, लवणीय जो जल होता है, समुद्र का जो जल होता है, उससे क्या प्राप्त करते हैं, हम प्योर वाटर जो होता है उसकी प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, प्रोसेस कौन सी होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई। यानी तब क्या करते हैं, जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो उसके अंदर अगर हम को लगाते हैं कोई बाहरी कोई एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, अगर प्रेशर लगाते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे तो ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी, ये चालू हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्रासरण। तो जनरली जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है,
अगर उससे विपरीत दिशा के अंदर हम क्या करवाते हैं, ऑस्मोसिस करवाते हैं या प्राशन करवाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आरओ मशीन जो होती है उसके अंदर क्या होती है, फिल्टर पानी वाली जो मशीन होती है आरओ मशीन, उसके अंदर क्या होगी, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसलिए उसको शॉर्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं। आरओ का मतलब क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस या प्रतिलोम प्राशन होता है, ठीक है। तो ये तो है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो इसका यूज किसमें करते हैं, है ना दोस्तों, समुद्री जो जल होता है, समुद्री जल से प्योर वाटर प्राप्त करने के लिए या शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। मतलब इसके अंदर तो क्या है, जैसे मान लो इसके अंदर कौन सा है, साल्टी वाटर है, यानी लवणीय जल, और इधर क्या है, शुद्ध जल। अगर ऐसे प्रोसेस होगी, नेचुरली अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो ये शुद्ध जल की तरफ जाएगा, लवणीय जल की ओर जाता है, ठीक है। लेकिन हम क्या लगाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस अगर लगाते हैं, यानी इधर बाह्य कोई पिस्टन के द्वारा अगर हम इसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये प्राशन प्रक्रिया की तरह आएगी, लवणीय जल से शुद्ध जल की ओर आएगी, तो इधर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, शुद्ध वाटर की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका यूज किया जाता है, किसका, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस का, ठीक है। तो ये तो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। अब कुछ टर्म्स और है जो ऑस्मोसिस होती है उसी से रिलेटेड। तो देखो, अगर हम दो प्रकार के अगर सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं, अगर दो सॉल्यूशन की अगर सॉल्यूशन को अगर आपस में क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो उन सॉल्यूशन का ये हो सकता है कि उनका प्राशन दाब दोनों का क्या हो, अलग अलग हो, यानी ऑस्मोसिस प्रेशर दोनों का क्या हो, अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। तो कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं दोनों को मिक्स करने पर एक का ऑस्मोसिस प्रेशर ज़्यादा और एक का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर जो सॉल्यूशन होते हैं उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है आइसोटोपिक सॉल्यूशन, कौन सा होगा, आइसोटोपिक सॉल्यूशन, या इसको हम बोलते हैं समप्रासरी विलयन। आइसोटोपिक सॉल्यूशन या समप्रासरी विलयन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें दोनों विलयन का प्राशन दाब क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा विलयन या कहेंगे हम ये कह सकते हैं कि जब दो विलयन को आपस में मिलाते हैं, जब दो विलयन को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो यदि दोनों विलयन का प्राशन दाब समान हो तो उन्हें समप्रासरी विलयन कहते हैं, समप्रासरी विलयन कहते हैं। इन दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाया, एक के अंदर क्या मिलाया अपने सॉल्यूशन ए और दूसरा क्या मिलाया सॉल्यूशन बी, और ये क्या बन गया, अपने पास एक सॉल्यूशन सी बन गया। तो इस सी सॉल्यूशन के अंदर दो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स आ गए, और अगर दोनों का ऑस्मोसिस प्रेशर अगर सेम होता है, इक्वल होता है, यानी अगर दोनों का ऑस्मोसिस प्रेशर हो गया, जैसे मान लो इसका 2 atm है और इसका भी कितना है 2 atm है, अगर दोनों का ऑस्मोसिस प्रेशर अगर किसी का इक्वल होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोपिक या समप्रासरी विलयन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें यानी दो विलयन को मिलाने पर अगर दोनों का प्राशन दाब अगर समान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोपिक सॉल्यूशन या
समप्रासरी विलयन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा जो है दूसरा जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है, यानी दो सॉल्यूशन को अगर हम आपस में मिक्स करते हैं तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस प्रेशर ज़्यादा होगा उस सॉल्यूशन को तो हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं दो विलयन के मिश्रण में उपस्थित वह विलयन जिसका प्राशन दाब अधिक हो, ये इसका हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, अतिप्रासरी विलयन। क्या बोल सकते हैं, अतिप्रासरी विलयन बोल सकते हैं। ठीक है। तो जिस सॉल्यूशन का क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे तो यानी इसमें क्या कहते हैं, हम देखिए वापस देखते हैं सॉल्यूशन ए प्लस सॉल्यूशन बी। तो मान लो इस सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 3 एटम है मान लो, और इसका कितना है 2 एटम, तो जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक या अतिप्रासरी विलयन बोलेंगे। ठीक है। तीसरा जो है वो आता है हाइपोटोनिक। कौन सा आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये इसको हम बोल सकते हैं अल्पप्रासरी विलयन, अल्पप्रासरी विलयन। ठीक है। तो देखो इस सॉल्यूशन के अंदर जिसका ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है, ज्यादा है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपरटोनिक। क्या लिख सकते हैं इसको, हाइपरटोनिक। तो दो सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स करते हैं जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसको तो बोलेंगे हम हाइपरटोनिक या अतिप्रासरी विलयन। और दोनों का अगर मिक्स करने पर जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये समझ गए होगे आप, यानी समप्रासरी विलयन का मतलब हो गया कि दो सॉल्यूशन को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल होगा तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, समप्रासरी या आइसोटोपिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अतिप्रासरी विलयन। और जिसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, उसको अल्पप्रासरी या क्या बोलेंगे, हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग 3 टाइप से क्या होगी, दो सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो 3 टाइप के सॉल्यूशन अपन को प्राप्त हो सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका प्राशन दाब दोनों सॉल्यूशन का क्या इक्वल हो, एक ऐसा प्राप्त होता है जिसमें एक का ज्यादा और एक का क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से 3 टाइप्स आ गए, आइसोटोपिक, हाइपरटोपिक और हाइपोटोनिक तो सॉल्यूशन आता है। ठीक है। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो तो अपनी क्या होगी, कंप्लीट हो गई। आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना है एनॉर्मल मोलर मास, या हम कह सकते हैं असामान्य अनुभार। क्या होता है, एनॉर्मल मोलर मास या असामान्य अनुभार होता है। जो एनॉर्मल या असामान्य अनुभार होता है कि यदि किसी कोई भी सॉल्यूशन होता है
उसका अगर हम क्या मापते हैं, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर उसकी क्या करते हैं, मेजर करते हैं या मापते हैं, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर अपने थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमें अलग प्राप्त होती है, यानी प्रक्षेपित मान उसका अलग प्राप्त होता है और उसका सैद्धांतिक मान क्या होता है, हमें अलग प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे असामान्य अनुपात, यानी अगर किसी सॉल्यूशन का अनुपात, यानी किसी सॉल्यूशन के जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रक्षेपित उसका मान अलग होता है और सैद्धांतिक मान उसका क्या होता है, अलग होता है। आप देखो कैसे, जैसे मान लो अपने यहाँ पे लिया NaCl, इसके अंदर सॉल्यूट लिया और इसका क्या मिला, अपने सॉल्यूशन बनाया और ये सॉल्यूशन में क्या बन जाता है, आपको पता है Na+ और Cl- बन जाता है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है, 1 मोल क्या लिया था, 1 मोल NaCl, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल बन गए, 1 मोल ये बन गया और 1 मोल ये बन गए, इसके टोटल कितने आयन बन गए, 2 मोल आयन बन गए, ठीक है। अपन को देखने में लगा कि अपने डाला तो लगा कि इसमें 1 मोल अपने डाला है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल रह गए, 2 मोल, 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl- रहेगा। तो ये अपने के पास क्या आ गया, एक एनॉर्मल मोलर मास, या इसका जो प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या आ गई अपने पास, एनॉर्मल आ गई, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम क्या लेते हैं, ये तो क्या हो गया, इसका डिसोसिएशन हो गया। ये एनॉर्मल प्रॉपर्टी किसके कारण आती है, या तो मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, या तो एसोसिएशन हो जाता है या क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है, तब अपने पास क्या प्राप्त होता है, इसका एनॉर्मल मोलर मास या असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। अब देखिए इसके अंदर कॉर्नबॉक जो है, कॉर्नबॉक ने ये जो असामान्य अनुपात जो है या असामान्य मोलर द्रव्यमान जो है उसके लिए उसने एक फैक्टर दिया था या एक गुणांक दिया था जिसको बोलते हैं आई, या कॉर्नबॉक फैक्टर बोलते हैं, इसको आई से डिनोटेट करते हैं। अब वो आई होता क्या है कि कॉर्नबॉक गुणांक जो आई इक्वल टू अपने पास होता है तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एनॉर्मल मोलर मास, यानी एक तो क्या हो गया नॉर्मल मोलर मास और क्या हो गया एक एनॉर्मल मास हो गया, आई इक्वल टू, या हम इसको आई इक्वल टू कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन या तो डिसोसिएशन के बाद में या एसोसिएशन के बाद में कोई प्रोसेस होता है, या तो डिसोसिएशन होता है, मोल आपस में जुड़ जाते हैं या क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और नीचे देख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, ये क्या हो गया इसका आई, यानी वन टॉप फैक्टर आई। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर, यानी जो सोल्यूट अपने लिए उसका जो आयनाइजेशन होता है या उसका संघनन होता है या वियोजन होता है, उसके बाद में उसके कितने मोल हमें प्राप्त हुए और उससे पहले कितने मोल हमारे पास थे, उसको हम किससे डोनेट करेंगे, आई से करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालते हैं वन टॉप फैक्टर के अकॉर्डिंग, तो अपने सबसे पहले जैसे मान लो एग्जांपल लिया अपने NaCl के अपने को क्या करना है, वन टॉप फैक्टर देखना है कि आई जो है वो कितना है, तो इसका अपने पास क्या बना Na++ Cl-, ठीक है।
आई निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इसमें तो क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ है, तो डिसोसिएशन के बाद में कितने मोल है इसके, 2 मोल बने, एक तो Na+ और एक क्या बना, Cl- बना। नीचे लिखे थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यानी इसका जुड़ा संगुणन हुआ या वियोजन हुआ उससे पहले उसके कितने मोल थे, तो क्या थे 1, तो टोटल इसमें का आई बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल ये देते हैं, जैसे अपने पास ये CH3COOH इसके 2 मोल ये याद रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो उनके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH ग्रुप पाया जाता है उसके अंदर हमेशा क्या होता है, उसका डाइमर बनता है। क्या बनता है, डाइमर बनता है, उसका द्विलक बनता है। और डाइमर किस कारण बनता है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 2 मोल आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इनका क्या बनता है, डाइमर बनता है। देखो इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब अपने यहाँ पे तो कितने मोल डाले थे, 2 मोल डाले थे, लेकिन वास्तव में उसके अंदर कितने मोल रहेंगे, केवल 1 मोल रहेंगे। कितने मोल रहेंगे, 1 मोल रहेंगे। चाहे यहाँ पे इसमें 2 जुड़ गए, लेकिन 2 जुड़ने के बाद भी यहाँ पे क्या बन गया, 1 ही मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल का बन गया। यहाँ पे इसने क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। तो इसके लिए अगर हम आई कैलकुलेट करते हैं तो आई इक्वल टू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। इसमें क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ है, जुड़ गए, तो कितने मोल बने 1, और नीचे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, पहले कितने मोल थे, यहाँ पे 2 मोल थे। तो इसका मतलब आई बराबर क्या आ गया, 1/2 है, 0.5। ठीक है, तो 2 चीज आपको याद रखनी है, ये तो अपने निकाला इसके अंदर आई की वैल्यू। अब अपन देखते हैं कि जो आई की वैल्यू, ये देखते हैं कि आई इक्वल टू अगर 1 होती है तो इसके अंदर नो एनी प्रोसेस, नो एनी प्रोसेस का मतलब न तो डिसोसिएशन हुआ है, न क्या हुआ है, एसोसिएशन हुआ है। जैसे मान लो अपने लिए यहाँ पे CH4 लिया, ठीक है, और इधर भी अपने पास क्या प्राप्त हो गया, CH4 प्राप्त हो गया। तो पहले भी 1 मोल था, बाद में भी 1 मोल है, और आई बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आई की वैल्यू अगर 1 प्राप्त होती है तो उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं होती। देखो इसमें कोई प्रोसेस नहीं, इधर भी CH4 था, इधर भी क्या है, CH4 है, तो इसके अंदर न तो इसका डिसोसिएशन हुआ है और न ही क्या हुआ, इसका एसोसिएशन हुआ है। अगला देखते हैं, आई का मान अगर 1 से ज्यादा होता है, आई का मान 1 से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इसके अंदर क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ। क्या हो गया, डिसोसिएशन। देखो इसके अंदर NaCl के अंदर आई की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डिसोसिएशन हो रहा है, आई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, इसका मतलब 1 से क्या है, ज्यादा है, और 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूट लिया था आपने उसका क्या हो गया, डिसोसिएशन। और आई इक्वल टू अगर लेस देन 1 होती है तो उसके अंदर क्या होता है, एसोसिएशन होता है। क्या होगा, एसोसिएशन। तो देखो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ, दो आपस में जुड़ गए, और आई की वैल्यू अपने पास क्या प्राप्त हुई, 0.5 या 1/2 प्राप्त हुई। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसका एसोसिएशन हो रहा है। तो आई का वैल्यू को याद रखना कि कोई भी बॉन्ड को फैक्टर अगर हम इसका निकालेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की वैल्यू अगर अपने पास 1 आ जाए तो उसको अपने कहना है कि इसके अंदर किसी प्रकार की प्रोसेस नहीं हुई है। अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब तुमको कहना है कि इसके अंदर क्या हुआ है, इसका डिसोसिएशन हुआ है। और आई की वैल्यू अगर 1 से कम आ जाती है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इसका एसोसिएशन, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए।
तो इस प्रकार से आपको क्या निकाला, वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर के अंदर दो चीज अपन को ज्यादा देखनी है, क्योंकि अपन किसी सॉल्यूट क्या निकालते हैं, अगर किसी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को आपस में मिक्स करते हैं तो उसके अंदर टू प्रोसेस हो सकती है, यानी उसका डिसोसिएशन हो सकता है या उसका क्या हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्यूट का या तो क्या होता है डिसोसिएशन या क्या होता है एसोसिएशन होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर एसोसिएट और डिसोसिएशन देखें तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, डिसोसिएशन की तो एक से ज्यादा और एसोसिएशन की क्या होती है, एक से कम होती है। तो इसका जो डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। या एसोसिएशन जो होता है उसको भी किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इसका क्या पढ़ेंगे हम, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो होता है तो उसके अंदर अपन एल्फा जो होता है यानी कितना इसके अंदर एसोसिएशन हुआ है, कितना उसके अंदर डिसोसिएशन हुआ है। एसोसिएशन एल्फा बराबर क्या होगी, या तो क्या हो सकती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे संगुणन, क्या कह सकते हैं संगुणन या एसोसिएशन की मात्रा। ठीक है, और एल्फा बराबर अपने पास ये भी हो सकती है वियोजन या डिसोसिएशन की मात्रा, यानी आपको संगुणन हो रहा है, कितना संगुणन है या कितना इसका क्या है वियोजन हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक तो एसोसिएशन की मात्रा निकालेंगे और एक क्या निकालेंगे अपन डिसोसिएशन की मात्रा निकालेंगे। ठीक है, और उसके लिए आपको याद रखना है आई की वैल्यू। अगर आई की वैल्यू अपने पास एक आ जाए तो उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। अपन को पता है कि इसके अंदर अपनी जो प्रोसेस हो उसके अंदर एल्फा निकालना है, इसके अंदर भी एल्फा निकालना, तो एल्फा में संगुणन या एसोसिएशन निकालना है या डिसोसिएशन, उसके लिए अपन को आई की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर अपने पास आई की वैल्यू एक से कम है उसका मतलब उसका क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, मतलब संगुणन हो रहा है। तो अपन को संगुणन की मात्रा निकालनी, कितना संगुणन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है। अगर आई की वैल्यू क्या होती है, एक से ज्यादा होती है तो उसके अंदर अपन को देखना है कि इसके अंदर कितना डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, आई की वैल्यू से अपने पता चल जाएगा कि इसमें डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एनॉर्मल प्रोसेस के अंदर अगला हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके न्यूमेरिकल्स जो पढ़ेंगे उसके अंदर या तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी नीट उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं वांट ऑफ फैक्टर में से। ठीक है, तो अगला टॉपिक अपना होगा, लास्ट टॉपिक होगा जो पार्ट 14 में अपन पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर्स, और इस वांट ऑफ फैक्टर्स के जो